हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग मैनेजमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो देखो जब प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट के टाइप्स कह सकते हो कि ये फील्ड में डेवलपमेंट होता है। ऑब्वियसली जैसे एजुकेशनल हो गया, कॉलेज खुलते हैं, नए नए यूनिवर्सिटीज़ खुलती है। टेक्नोलॉजिकल हमारा आईटी फील्ड हो गया, फिर आपका जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे आप मान लो कि जैसे एक तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है जिसके लिए पीएलआई मतलब इंसेंटिव्स वगैरह दिया जा रहा है, सारा आपका जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आता है। फिर वैसे ही कल्चरल हो गया, कल्चरल में जैसे आप देखो कल्चर इंक्रीज कराना है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे यूएसए है, तो अब जैसे यूएसए का देखा जाए तो यूएसए का एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है और एक हार्ड पावर कहा जाता है। तो हार्ड पावर हुआ कि जिसमें मिलिट्री हुआ, और उसके बाद सॉफ्ट पावर हुआ कि आपका उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस, पूरे वर्ल्ड में कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है वो आपका सॉफ्ट पावर में आता है, जैसे बॉलीवुड हो गया। तो ये सब जो है उसमें रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या रोल प्ले करता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वो तो इंट्रोडक्शन है। इंफॉर्मेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इज अ की रिसोर्स फॉर प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, cultural enrichment, educational advancement and technological innovation. Understanding its role can help students preparing for the UGC NET exams in library different domains. तो वही है कि देखिए, तो इन्फॉर्मेशन जो है ना, जैसे आपने सुना होगा कि अंबानी जी जो हैं तो एक बार कहे थे कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो ये क्यों कहे थे? क्योंकि पता है आजकल के ज़माने में जहाँ पे एआई का ज़माना हो चुका है, जैसे आपने चैट जीपीटी के बारे में सबने सुना होगा, तो अब इसमें देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन जो है ना और डेटा, ये आपका मेजर रोल प्ले करेंगे नेक्स्ट जो आपका मतलब फेज ऑफ डेवलपमेंट जैसे कहा जा सकता है। जब जैसे आपने देखा होगा कि यूएसए का देखो, तो यूएसए एक तरह से मानो तो उनका मेन काम क्या है, वो है कि आपका टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है आपका डेटा पे। और डेटा तो वो बेसिकली आप देखोगे तो आपका ही डेटा लेके वो आपको ही एआई मॉडल्स को, जैसे मान लो कि जैसे चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी, तो ये सब में कन्वर्ट करते हैं, वो एल्गोरिदम बनाते हैं और फिर वही एल्गोरिदम हमें बेचते हैं। तो क्या मीनिंग निकलता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने की जो है ना मॉडर्न वर्ल्ड की, वो एसेट से लेके सब कुछ है मानो, तो उसी पे आपका इकोनॉमी से लेके वेरियस मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो होता है वो सब डिपेंड करता है। अब देखो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्लानिंग, तो इंफॉर्मेशन प्लानिंग तो आप समझ गए, तो उसका रोल क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी आप डिसीजन मेक करते हो कि कोई इंडस्ट्री है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप जानना चाहते हो कि इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका ग्रोथ ये सेक्टर का कितना होने वाला है, ये वाले जैसे सेक्टर का डिमांड कितना इंक्रीज हो सकता है, कौन से क्षेत्र में डिमांड इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग में जैसे मदद करता है। फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्शंस, वही जैसे डेटा का मान लो कि आप जैसे वेदर फोरकास्टिंग देख लो, तो उसमें वेदर फोरकास्टिंग में हम लोग सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, ये आपको पता है कम से कम लाख करोड़ ऑफ वेरिएबल्स जो है ना, कहाँ पे जैसे एल नीना, आप लानी ना वगैरह जो होता है, आपने सुना होगा कि मेडागास्कर के पास अगर प्रेशर डिफरेंस होता है तो मानसून पे इफेक्ट्स आता है। तो वही जस्ट फॉर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि फॉरकास्टिंग एंड प्रोजेक्शंस में हेल्प करता है। रिसोर्स एलोकेशन, अगर मान लो कि गवर्नमेंट जो है स्टैटिस्टिक्स से वो आपका डेटा लेके मतलब देखती है कि कौन सा एरिया को है जो ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आजकल जो है सैटेलाइट्स जो है इसरो भी लॉन्च कर रहा है कि आपका मैपिंग किया जाए, वो जैसे लैंड का मैपिंग से लेके सारा मैपिंग किया जाए कि आपको पता चले कि
कहाँ पे डेवलपमेंट है, कहाँ पे पानी का जैसे कम है, मतलब पानी कहाँ पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करना है कि एक जगह से जहाँ पे ज़्यादा पानी है से लेके जहाँ पे कम पानी है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ये सब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के। तो रिसोर्स एलोकेशन वगैरह जो है ये सब भी आपका इंफॉर्मेशन प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। अब देखो जैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, चलो पहले एक पढ़ ही लेते हैं क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्मेशन इज वाइटल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, एक्यूरेट एंड रिलेवेंट डेटा हेल्प्स प्लानर्स चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। सही बात है। फॉरकास्टिंग एंड projections, information enables forecasting future trends and making projections which are essential for long term planning, just like we said. Resource allocation, proper information allows for the efficient allocation of resources, ensuring they are used where they are most needed। ठीक है जी। अब चलते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कि ये शुरुआत कहाँ से हुई कम से कम। तो चलते हैं सबसे पहले कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही तो 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स आपने पता है ये सुनने में लगे कि इंडिया जो है सो यूएसएसआर के उतना करीब नहीं था, बट मोस्टली देखो तो इंडिया जो है ना तो यूएसएसआर के साथ बहुत ज़्यादा करीब था। फ्रॉम डिफेंस टू पॉलिसीज टू एवरीथिंग मानो तो, क्योंकि हम लोग जस्ट आज़ाद हुए थे ऑब्वियसली, तो हम लोग वेस्ट के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो देखा जाए तो 5 ईयर प्लान्स का जो है ना कंसेप्ट वहाँ से आया हुआ है। तो 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया से, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951, ये याद रख सकते हो आप। इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन पिवोटल इन फॉर्मुलेटिंग डेवलपमेंट प्लान्स। दीज प्लान्स यूज्ड डेटा ऑन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एडुकेशन टू सेट गोल्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज। ओके, अब रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट देखो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हेल्प्स इन स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। आजकल आपने सुना होगा कि सेंसर्स जो है इंडस्ट्री में, जैसे आईओटी का नाम सुना होगा। आईओटी जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये पता है जो 5G का जो मेन बोला जा रहा है ना कि जो यूज है वो इंडस्ट्रियल यूज है, क्योंकि इसका लेटेंसी जो कहा जाता है ना कि आपका कितना डेटा जा रहा है और तुरंत मतलब डेटा लीक नहीं हो। लीक इन द सेंस कि डेटा एक से दूसरे जगह अगर जाता है ना तो उसमें बहुत होता है कि डेटा मिस भी हो जाता है इधर उधर। वो ज़रूरी नहीं कि कोई हैक करे वगैरह वगैरह, और कितना टाइमली डेटा पहुंच रहा है। जैसे पैकेट्स में जाता है ना डेटा, तो पैकेट्स ऑफ डेटा कितना परफेक्टली सिंक में और परफेक्टली पहुंच रहा है, तो उस सबको लेटेंसी कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि आईओटी जो है सो जैसे 5G हो गया, तो 5G से आपका देखोगे कि फ्यूचर में जितने भी इंडस्ट्रीज है ना उनका एक एक पार्ट्स भी जो है ना वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इनेबल्ड होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इनेबल्ड होगा मीनिंग कि अगर एक पार्ट ख़राब होता है तो जस्ट फॉर एग्जांपल पूरा फैक्ट्री ही नहीं बैठ जाए, तो उससे एक मानो कि पार्ट ख़राब हुआ तो वो सेंसर जो है आपका आईओटी के थ्रू बता देगा कि ये पार्ट इतना अभी ख़राब होने का प्रोबेबिलिटी है इसका, तो वो पार्ट ख़राब होने से पहले ही रिप्लेस कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हो आप कि कितना को हायर करना है, कितना को निकालना है। तो ये सब डेटा पे ही बेस होता है ना कि आपका एफिशिएंसी भी पता चलेगा कि नॉर्मल लोग का कितना है, आपके कौन से वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं, कौन से कम काम कर रहे हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जैसा मैंने कि बताया कि हर एम्प्लॉय वगैरह का आप जो है जान सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। ये सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है। तो चलो एक बार देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हेल्प्स इन स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मैनेजर्स यूज इन्फॉर्मेशन टू डेवलप स्ट्रेटजिक प्लान्स दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, नाउ केस स्टडीज़। देखो अब इसमें केस स्टडीज़ इसलिए भी मैंने रखा है स्लाइड्स में कि बहुत बार यूजीसी में जो है सो आपको मैच द फॉलोइंग दिया जाता है कि यहाँ कुछ दे दिया गया, यहाँ कुछ दे दिया गया, उसके बाद एक दूसरे से मैच करना रहता है। तो वो सब आप केस स्टडी ये सब याद रहेगा टेक्निकल टर्म, तो सब ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखो जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान,
NEGP कहते हैं, लॉन्च इन 2006 में लॉन्च हुआ था। NEGP एम्स टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाज की टू इज इंफॉर्मेशन। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊंगा कि ऑफिसेज में जो है ना आजकल एक ई ऑफिस का कंसेप्ट आ रहा है। ई ऑफिस कि जैसे पहले पता है आप किसी भी ऑफिस में सरकारी दफ्तर में जाओ तो देखोगे कि मतलब जो भी को ऑलमोस्ट 70% जो एम्प्लॉई है ना वो अपना मोर देन 50% ऑफ द टाइम जो है सो आपका फाइल ही इधर से उधर जाने में लगता है कि मतलब जो भी फाइल है उसका रिप्लाई नोट शीट लिखा जाएगा और फिर उसके बाद उस पर एक साइन करेगा, फिर दूसरा साइन करेगा, और वो फाइल एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह से चौथे जगह ऐसे घूमते घूमते जो काम आपका 2 डेज में होना चाहिए ना वो काम को ये लोग 60 डेज लगा देते हैं। इट्स अ रियलिटी, कोई माने ना माने। तो अब इसके लिए जैसे ई ऑफिस लाया जा रहा है कि आपका सारा जैसे क्लाउड बेस्ड है तो आपका एक जगह से दूसरे जगह, आपका एक दफ्तर से दूसरे जगह जैसे दफ्तर जा रहा है फाइल वो सॉफ्ट कॉपी में ही ऑनलाइन। मतलब मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि इस ज़माने में जब आईटी में इंडिया इतना आगे है, पूरा ग्लोबल आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी का आई थिंक ऑलमोस्ट 40% इंडिया से होता है, पूरा वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, और फिर भी इंडिया का खुद का अगर डोमेस्टिक आप देखोगे ना तो आईटी सिस्टम्स ऑफिसेज में इतना वीक है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम इतना आईटी में होके भी इतना पीछे चल रहा है। तो वही सब में प्लान है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जैसे आप याद रखो कि 2006 में था और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसका मेन प्रिंसिपल था। अब रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, ये 2 वर्ड से बना है, सोशियो इकोनॉमिक। तो ये हो गया जैसे सोशल प्लस इकोनॉमिक, तो सोशल प्लस इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मतलब सोशल डेवलपमेंट विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट देखो, जैसे सोसाइटी अगर देखो एक जैसे चाइना का हम एग्जांपल लेते हैं, चाइना को हम लोग इतना मानते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना ऑल, कि एज अ कम्युनिटी वो काम करते हैं, कुछ भी है ना कम्युनिस्ट है। लेकिन पता है वो लोग के जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स हैं ना सबका यही मानना है कि देखो एक वहाँ के स्टेटमेंट है चाइना का कि इट डजेंट मैटर कि आपकी कैट जो है सो वाइट है या ब्लैक है, इट ओनली मैटर्स कि वो चूहे पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है ना। तो वैसे ही अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है ना तो कहीं भी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप आपको दिखने लगेगा ऑटोमेटिकली। आपका अपने आप जो रेट्स है आपका चाइल्ड का कि कितने बच्चे हो रहे हैं पर कपल, वो सारा ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है। ये मुस्लिम कंट्री हो हिंदू कंट्री हो ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। तो वही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट्स अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। तो उसमें इंफॉर्मेशन का रोल क्या है, देखो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोमोट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सही बात है। जस्ट फॉर एग्जांपल यूट्यूब को ही प्लेटफॉर्म ले लो जिस पे आप देख रहे हो, तो यूट्यूब से देखो कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब उतना बड़ा जैसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिस पे आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है कि आपको आपके सिस्टम में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, ना ही आपका कोई मतलब स्पेस ले रहा है वो, ना ही आपको प्रोसेसिंग के लिए बहुत मतलब कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो वही अब देखो एक यूट्यूब के कारण मतलब इंडिया में कितना $1 बिलियन जो है वो लोगों में जा रहा है, क्रिएटर्स मतलब इकोनॉमी इसे कहते हैं। तो वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण ही हो पाया है। तो वही कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोमोट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल डेटा एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सही बात है। पॉवर्टी एलिवेशन, इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशनल रिसोर्स हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन। सही बात है। अम्बेडकर जी का भी आप स्टेटमेंट जान रहे होंगे कि उनका कहना था कि देखो अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो कुछ मत करो, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। ये सबके लिए लागू होता है। ये जनरल का कोई कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इट डजंट मैटर यार। तुम्हें लग रहा होगा कि यार रिजर्वेशन के कारण सीट खत्म हो जा रहा है वगैरह वगैरह, 2% जॉब है यार मुश्किल से गवर्नमेंट सेक्टर में। तुम प्राइवेट सेक्टर में जाओ ना जो 98% ऑफ द इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में देयर इज नो रिजर्वेशन, इफ़ यू हैव टैलेंट देन यू कैन प्रोसीड। तो वही बात है कि
आपको अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ना देश में, तो आपको लोगों को जो है ना, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का आप प्लेटफॉर्म दे दो, लोग खुद आगे बढ़ेंगे, है ना। और देखो सोशल इंक्लूजन, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन इंश्योर्स दैट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैव एक्सेस टू वाइटल रिसोर्स एंड सर्विसेज। देखो जैसे एक भारत नेट वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो वो एक एग्जांपल बता सकते हैं। हर जगह इंटरनेट पहुंचा है, उससे इंफॉर्मेशन पहुंचा है, तो उससे सोशल इंक्लूजन कैसे हो सकता है। मैं एक देखो, ये एग्जांपल बहुत सुन के गलत लगेगा कि मैं ऐसा एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ सोसाइटी में। अब देखो जैसे दलित हुए, SC ST कोई भी हुआ, तो इतने साल से ये कहा जाता था कि ये केस भी अगर लिखवाने जाते हैं FIR के लिए, तो ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कोई सुनता नहीं है। नहीं तो मतलब मैंने जैसे मैं जनरल के लोगों से सुना है कि जो है एक तरह से गलत केस है, हरिजन एक्ट वगैरह की तरह लगा दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास सोशल इंक्लूजन होता है कैसे, अगर आपके पास सोशल मीडिया है, आप देखते हो कि एक कोई ऐसी वीडियो आती है पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। तो अब देखो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन इंश्योर्स दैट मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जिनके पास कोई वॉइस नहीं था, उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, सोशल इंक्लूजन आया ना सोसाइटी में, कि सबको एक तरह से मोरली एंड इथिकली सोसाइटी जो होगा ना, एक टाइम पे ग्रो होता रहेगा वो हमेशा, समझ रहे हो। उन्हें इथिक्स का समझ आएगा कि देखो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। अब देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट में। डिजिटल इंडिया के बारे में तो आप ही जान ही रहे हैं, कितना बड़ा इनिशिएटिव है। लॉन्च इन 2015, दिस इनिशिएटिव एम्स टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट सर्विसेज आर, ये याद रखना कि लॉन्च इन 2015 में ये लॉन्च हुआ था। और एक और जो हमने इधर पढ़ा था, हाँ, ये जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये आपका 2006 में हुआ था, और आपका डिजिटल इंडिया 2015 में हुआ था। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि वो जो था 2005 और 15 याद रखो, और उसमें एक जो है सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब ऐड कर देना उसमें, ठीक है। हाँ, तो दिस इनिशिएटिव एम्स टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय इम्प्रूविंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, तो कि जैसे कंप्यूटिंग, मान लो कि कंप्यूटिंग के लिए कितना ज़्यादा एक तरह से प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह चाहिए, अच्छा CPU चाहिए वगैरह वगैरह सब चीज़। अब अगर मान लो कि गवर्नमेंट कोई, मान लो कि 3 जैसे सर्टिफिकेट बनता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, फिर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, और इनकम सर्टिफिकेट बनता है। अब ये तीनों सर्टिफिकेट पहले जो है आपको ऑफिसेज में जाके बनवाने पड़ते थे, जैसे मुश्किल होता था, घूस खाते थे जब मांगते थे। अब देखो जैसे ये क्लाउड बेस्ड कर दिया है कि वेबसाइट है, आप अप्लाई करो, 14 दिन में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, और उसके बाद आप जाओ, कोई प्रूफ ले जाओ ID का, आपको तुरंत मिल जाता है। तो इससे क्या हुआ कि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाई गवर्नमेंट, तभी तो ये सारा पॉसिबल हो पाया। एंड इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये तो आप देख ही रहे हो, जियो भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया। अब जो को अंबानी को कितना भी अच्छा बोल लो, बुरा ले लो, लेकिन वो भाई साहब डिजिटल इंडिया में बहुत काम किया, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट मैंने जैसे बताया कि आपको मतलब सॉफ्ट पावर में आता है ये, सॉफ्ट पावर। अब देखो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर मैं डिफाइन करता हूँ। जैसे देखो हार्ड पावर में आता है आपका मिलिट्री, तो हार्ड पावर ये दिखाया जाता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं वगैरह वगैरह। अब देखो सॉफ्ट पावर में आता है आपका जैसे मूवीज़ हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। जैसे देखो कुछ टाइम पहले तक आप BTS वगैरह को नहीं जानते रहे होगे, BTS आर्मी वगैरह जो साउथ कोरिया की है। आप लाइक करो या ना करो, बट दे हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन द होल वर्ल्ड, ठीक है जी। तो वही कह रहे हैं, तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन कल्चरल डेवलपमेंट, देखो कल्चरल इनरिचमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अब देखो इन्फॉर्मेशन आपको हेरिटेज के बारे में, जस्ट फॉर एक एग्जांपल, बहुत मैं जो है मेरे दिल के बहुत करीब वो एग्जांपल है कि आप जैसे कुतुब मीनार जाओ,
अरे इट डजेंट मैटर कि वो मुसलमान का जगह है या हिंदू का जगह है, वो अपना जगह है बस। ये मैं बहुत लोग कहते हैं, एक मेरा फ्रेंड था कहता है कि यार मैं ताजमहल नहीं जाता क्योंकि वो मुस्लिम लोग बनाए हुए हैं। लेकिन यार एक बात बताओ, जो इंडिया के अंदर रहा, ठीक है जी, इतने साल में, वो सारा तो है तो हमारा ही नहीं यार। पैसा हमारा लगा, इंडियंस का लगा। और पता है, अगर इतने वर्ल्ड में देखो ना, तो इतने साल में, इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में कितने धर्म आए, कितने धर्म गए। मेन क्या रह जाता है कि जो हमारा कल्चर बचा रह गया। तो कल्चर क्यों बचा रह गया? वो इन्फॉर्मेशन के कारण बचा रह गया। एक बात बताओ, ऋग वेदा से जो ओम भूर्भुवस्व वाला है श्लोका, ये कितना 3-4-5 हज़ार साल से भी पुराना है, और उसके बाद भी आज तक बचा हुआ है। क्यों? लोग आज भी जुबान पे है लोगों के। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो एक्सचेंज होते रहा, हमारा हेरिटेज बचा रहा। ठीक है, तो वही कहता है कल्चर एनरिचमेंट में प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। सही बात है। प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चरल इवेंट्स, एग्जीबिशन एंड आर्ट फॉर्म्स प्रमोट्स कल्चरल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। मान लो कि कथक हो गया, अब गवर्नमेंट जो है सो अगर दूसरे देश में, मान लो कि जैसे रशियंस वगैरह को देखे होगे आप, यूएसए में देखोगे, स्वीडन में देखोगे, इस्कॉन टेम्पल वाले भी बहुत ये सब में काम कर रहे हैं। तो ये सब में आप देखोगे कि अब वो जैसे डांस सिखा रहे हैं, फिर आपको यहाँ का कल्चर जो है सो स्प्रेड कर रहे हैं, वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। तो ये अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन से ही तो होता है ना, प्रमोशन ऑफ आर्ट्स वगैरह। अब देखो कल्चरल एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज वीआईटी को ले लो। वीआईटी में आपको पता है मोर देन 2500 स्टूडेंट्स चाइना से भी पढ़ते हैं वहाँ पे। देखो चाइना के साथ हमारी कितनी दुश्मनी बोल सकते हो आप। पता है इंडिया से जो है चाइना में जाके थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स जो है तो वहाँ मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? कल्चरल एक्सचेंज होता है। इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज। लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1891, ये याद रखो। देखो अब 3 चीज़ आपको अभी तक याद रखना है। एक जो था आपको 2006 वाला, एक 2015 वाला, अब एक 1891 आ गया। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1891 में, याद रखो आप। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल फॉर रिसर्च। ठीक है जी, आर्काइव्स उसको कहते हैं जहाँ हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे रहते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। वो एजुकेशन के डेवलपमेंट में कैसे करता है, ये तो आप कॉमन सेंस से ही बता सकते हो कि इन्फॉर्मेशन इज एडुकेशन, एडुकेशन इज इन्फॉर्मेशन। बिना इन्फॉर्मेशन के एडुकेशन क्या ही होगा। तो एडुकेशनल एडवांसमेंट्स हो गया, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम कहते हैं कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, आपका अपडेटेड है कि नहीं है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो रियल टाइम नॉलेज जो है वर्ल्ड में उसके साथ जो है ये सब आता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन यूज टू डेवलप एंड अपडेट एजुकेशनल करिकुला। तो एजुकेशनल करिकुला जो है पूरे इंडिया में कि क्या पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी का करिकुलम हो गया, आईसीएसई का हो गया, हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स का हो गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है। रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज वाइटल फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड इनोवेशन। देखो मैं इसका एक डीप एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कि जैसे फॉरेस्ट वगैरह का रिसर्च होता है तो उसमें क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, जिससे पता चलता है कि मान लो कि कोई ऑयल है, मान लो नीम ऑयल है, तो नीम ऑयल के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। मान लो कि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे पास इंडिया में भी ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे एक नीम ऑयल या कोई मस्टर्ड ऑयल के अंदर आप मोर देन 6000 कंपाउंड से जो बना है ना, वो आप अलग अलग
सेपरेट कर सकते हो, जिसको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स वगैरह कहते हैं। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन। तो इसका पता है, इसमें आप कोई मॉलिक्यूल ढूंढते हो, मैच करते हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी पता चलता है। और वो प्रोबेबिलिटी इससे पता चलता है क्योंकि वो मतलब कंपाउंड्स जो है ना, तो पहले से एक जो है डेटा बैंक में डाला रहता है। अब वो डेटा बैंक आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप कोई मैच करोगे ना यार कि सो ये कोई नया प्लांट है तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स है। वो कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी डेटा बैंक से ही मैच हो सकती है कि उसका कितना मास है, कितना जो है एक तरह से क्रोमेटोग्राफी में मतलब क्या क्या सेंसर से वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब सारा चीज़ जो है ना आप उससे जान सकते हो अगर आपके पास डेटा बैंक है तो। अब देखो, रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो अगर आपके पास डेटा बैंक ही नहीं है, आपके पास जैसे साई हब है जिससे ये सब आदमी देखते हैं, फिर आपको साइंस डायरेक्ट है, ऐसे करके कितने सारे जैसे वेबसाइट्स हो गया, जर्नल्स हो गया, नेचर जर्नल है, ऐसे करके। तो ये सब आपको अगर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ही नहीं हो तो आप कैसे कुछ भी करोगे, कैसे जानोगे कि वर्ल्ड में और इस चीज़ पे, नीम पे क्या रिसर्च हो रखा है, या फिर इसमें और क्या एडवांसमेंट्स करना है, कहाँ पे क्या रिसर्च चल रहा है, चाइना में जो है नीम को लेके कौन से नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये मैं समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब डिस्टेंस लर्निंग, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्स डिस्टेंस लर्निंग। जैसे इग्नू देख लो, तो इग्नू क्या है वो बताओ। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी कह सकते हो, क्योंकि ये इतने सारे बच्चों को पढ़ाता है एक साल में। और ये कैसे हो पाया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण, क्योंकि वो आपको इतना दूर दूर तक का जो है पहुंचा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, की इनिशिएटिव्स। अब देखो, इसमें की इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ली है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN के बारे में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी के लिए। ये 2010 में लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क एम्स टू कनेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया टू फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग एंड रिसर्च। ठीक है जी। तो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि NPTEL एक करके है, जिसके लेक्चर्स आते हैं, जो IITs के प्रोफेसर्स वगैरह ये सब जो है मतलब पढ़ाए रहते हैं, तो उनका लाइव लेक्चर रहता है, जो कि दूसरे कॉलेजेस जहाँ पे अच्छे से क्लासेज नहीं चल रही है, या फिर रिमोट एरिया है, या फिर स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर पाए किसी कारण से, वो सब लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। तो ये सारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि इस टाइप से एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया टू कनेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया टू फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग एंड रिसर्च। अब देखो, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आप तो जान ही रहे हो, तो उस पर सारा जो है आपका डेटा एंड प्रीवियस रिसर्च वगैरह पे ही डिपेंड करता है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखो, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्फॉर्मेशन इज फंडामेंटल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फोस्टर्स इनोवेशन एंड सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। ये मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई डेटा है कि इंडिया में जो है, तो मान लो 70%, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूँ, कि होटल्स जो हैं सो रोड किनारे नहीं है, वो हिडन है, जिस पे लोगों का नज़र भी नहीं पड़ता है। उनके रूम अच्छे हो ख़राब हो वो बात की बात है, लेकिन होटल देखो, रूम ख़राब है तो आप जैसे एक तो सस्ता दे सकते हो, सस्ता के लिए लोग मतलब पीछे भागते हैं, लेकिन आपको डिस्कवरेबल तो होना चाहिए ना, कि आपको लोग को पता हो कि यहाँ पे एक होटल है ऐसा। तो उसके लिए जैसे आपने नाम ओयो का सुना होगा, तो ओयो ने क्या किया, बस एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर दिया, मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर दिया यूजिंग GPS एंड ऑल, जिसमें जो है आप होटल डिस्कवर कर सकते हो जो दूर है, जैसे मेन रोड से या कुछ ऐसा, तो सस्ता मिल जाता है वगैरह वगैरह। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप तभी हुआ ना जब हमारे पास डेटा हो सब चीज़ का, कौन से एरिया में कौन सा होटल है, क्या उसके रूम्स है वगैरह वगैरह, तभी तो आप कुछ सोच पाओगे ना ऐसा। तो ये कह सकते हैं। अब देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली एग्जांपल्स इसरो का देख लो,
सिंस इज एस्टेब्लिशमेंट इन 1969, याद रखो आप, इसरो हैज़ यूटिलाइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिवली फॉर स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन इंडिया। अब बताओ, इसरो के बिना इंडिया का एक इमेजिन करो कि क्या इंडिया होगा ना। हम सैटेलाइट्स के लिए, सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, अब देखो इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना कि हमें सैटेलाइट्स भी ज़्यादा लॉन्च कराने हैं, हमें वेदर का भी पैटर्न जानना है, हमें मतलब बहुत यूज है यार स्पेस का। अब अगर हम इस सारे चीज़ के लिए अगर दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहते तो हमारा कभी काम चल सकता था नहीं। कोई दूसरा, मतलब कारगिल का ही वॉर देख लो, कारगिल के वॉर के समय यूएसए जो हमारा इतना स्ट्रेटजिक अलायंस बनता है, उसने मना कर दिया था कि हम नहीं बता रहे हैं कि भाई सब जो है मतलब पाकिस्तान के ट्रूप्स कहाँ तक पहुँचे हैं वगैरह वगैरह। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वो इसलिए नहीं दी क्योंकि उनका अपना जीपीएस, ठीक है जी, नहीं दी। भले ही हमारा इजराइल हेल्प किया, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। तो वही है कि इसरो हैज यूटिलाइज इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिवली फॉर स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन इंडिया में कितना ज़्यादा, जैसे नाविक प्लेटफॉर्म के बारे में आप सुन रहे होंगे कि जीपीएस का रिप्लेसमेंट है, तो उसी टाइप से ये बहुत जगह हेल्प करेगा। अब मैं बहुत लोगों को डाउट लगता है कि यार जब जीपीएस है ही तो इंडिया अपना नाविक क्यों डेवलप करे। ठीक है, रिलेशन यूएसए के साथ सही रखो, सबके साथ सही रखो, उसका यूज करो, है ना, तो हमें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि पता है आपको लगता होगा कि जीपीएस जो है वो फ्री होता है, लेकिन पता है जीपीएस यूजर्स के लिए फ्री होता है। जैसे आप मान लो कि आप यूजर हो तो आपके लिए फ्री है, लेकिन जो बिजनेसमैन हुए, जैसे आप मान लो कि ऊबर हो गया, ओला हुआ, या मतलब ओयो हो गया, जितने भी लोग जीपीएस के फीचर यूज़ करते हैं उनको गूगल जो है तो एपीआई देता है कि एक एप्लीकेशन के साथ आप उनका जीपीएस का जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उनके फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो ये एपीआई का जो है वो पैसा चार्ज करते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जो है एक मैप माई इंडिया हो गया और एक ओला मैप्स ये लॉन्च हुआ ना, तो ये जो गूगल जितना एपीआई का चार्ज करता था ना, उससे 70% जो है वो प्राइस रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस कर दिया? क्योंकि हमें डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स मिल गए। ठीक है जी, तो वही अल्टरनेटिव्स खोजना है ना, तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज़रूरी है। ठीक है जी, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन तो आपने मतलब जान ही लिया जो था वैसे, और जो आपको डेट्स याद रखने थे 2006 था, 2015 था, फिर एक इसरो का 1969 में लॉन्च हुआ था। ऐसे ही आप और भी कोई आपको डेट्स इम्पोर्टेंट इसमें लगे, जैसे नेशनल नॉलेज कमीशन 2010 में लॉन्च हुआ था, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ऐसे ही आप जो है और भी कुछ आपको डेट्स इम्पॉर्टेंट लगे, जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये आर्काइव्स वाला है, तो ये 1891 में हुआ था ये। तो ये सब आपको याद रखनी है। तो ये चलो एक देख लेते हैं। फाइनली इन्फॉर्मेशन इज इंडिस्पेंसिबल, आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं। रिसोर्स डेट इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रोल इन प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एनरिचमेंट, एजुकेशनल एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेटेड। और ओके देन, ठीक है जी, नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय हिंद, बाय। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन बना तो दबा दो। थैंक यू। अब देखो इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ कुछ, जैसे 1951 फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था इंडिया का। 2006 जो है लॉन्च ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है हमने लिख भी लिया था। 2015 में लॉन्च ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। 1891 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी। 2010 में लॉन्च ऑफ नेशनल नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN। 1969 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो। तो ये आपको मन हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, बाय।